नमस्कार। शब्द सृष्टि वेब लाइन डॉक्टर विजया स्मृति अनुवाद व्याख्यान माला के इस अंक में मैं डॉक्टर सुनील देवधर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुवाद के बढ़ते हुए महत्व और उपयोगिता को देखते हुए डॉक्टर मनोहर ने इस अनुवाद व्याख्यान माला का विचार किया और इस आयोजन में मुझे भी शामिल किया। इस हेतु मैं डॉक्टर मनोहर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आइए आरंभ करते हैं। जैसा कि अनुवाद शब्द में ही शामिल है दोहराने की बात, फिर कहने की बात, लेकिन ये दोहराना उतना आसान नहीं है। जैसा कि इस कविता से स्पष्ट होता है कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया मन की कि समान धर्मा हो गए हम दोनों। अनुवाद ऐसी प्रक्रिया मन की कि समान धर्मा हो गए हम दोनों, पर स्वीकारता हूं मैं कि हर बार तुम्हारे और मेरे बीच एक दरार का अस्तित्व बना ही रहा था। तुम्हारे और मेरे बीच एक दरार का अस्तित्व बना ही रहा था। रेत से तेल निकालने सा दुश्वार, दुधारी तलवार पर चलने सा खतरनाक। कविता स्पष्ट कर रही है कि दोहराना यद्यपि सरल लगता हो, लेकिन सरल होता नहीं, क्योंकि भाषा अपने आप में एक संस्कृति, एक विचार और एक आचार लेकर चलती है। और यही कारण है कि दोनों भाषाओं की संस्कृतियों के साथ साथ उस भाषा के शब्द के न केवल अर्थ बल्कि मर्म तक पहुंचने की क्षमता एक अनुवादक के पास चाहिए, और तभी वो बेहतर अनुवाद हो सकता है। क्योंकि भाषा तो सहज है और भाव की संवाहक है, और भाषा संवाद की स्थापना करती है। ये संवाद न केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है, बल्कि दो भाषाओं के बीच भी ये संवाद होता है। और जब दो भाषाओं के बीच ये संवाद स्थापित होने लगता है तो वही अनुवाद कहलाता है। कुछ शब्द हैं, क्योंकि भाषा का संबंध प्रकृति से है और संस्कृति से भी, इसलिए हमने अपने विचार में भाषा, संस्कृति और अनुवाद तीनों के समन्वय को रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो भाषा का संबंध प्रकृति से है और संस्कृति से भी।
प्रकृति ने हमें कुछ शब्द दिए, शब्द से पहले कुछ ध्वनियाँ, इन ध्वनियों से उपजे अक्षर जुड़कर ही शब्द बने और शब्दों से बना वाक्य, और यही वाक्य समूह संवाद का माध्यम बना। संवाद की भाषा कैसी हो, इस संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कहा वो किसी भी विषय या प्रांत अथवा भाषा पर लागू हो सकता है। ये न केवल भाषा पर है बल्कि भाषा कैसी हो, कैसा बोला जाए, इस ओर भी स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं। वे कहते हैं, जो ही एक बार सुने मोहे सो जन्म भरी, ऐसो न असर देखियो जादू के तमाशा में। जो ही एक बार सुने मोहे सो जन्म भरी, ऐसो न असर देखियो जादू के तमाशा में। अरिहु नवावे शीस, छोटे बड़े रीझे सब, मगन रहत नित पूर होई आशा में। देखी न कबहूँ मिस्री में मधु में न, देखी न कबहूँ मिस्री में मधु में न, रसाल ईख दाख न तनिक बतासा में। अमृत में पाई न अधर में सुरंग न के, जैसी मधुराई भूप सज्जन की भाषा में। सज्जन की भाषा ही सही मायने में एक सार्थक संवाद की स्थापना कर सकती है। यानी भाषा की गरिमा, मधुरता, सहजता ही भाषा का अपेक्षित स्वरूप है। और यही अपेक्षित स्वरूप जब अनुवाद के स्तर पर हम विचार करते हैं तो अपेक्षा ये है कि जो मूल भाषा है उसका जो स्वरूप है वही अनुवाद में भी उसी तरह से उतरे। भाषा की दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की पहचान कराती ये भाषाएं अपने आप में अपने अपने साहित्य में वर्णित विषयों, कथाओं, घटनाओं में सांस्कृतिक एकता और संपन्नता को दर्शाती हैं। कुछ भाषाओं के शब्द अपने अर्थ में एक से हैं तो कहीं अर्थ में भिन्नता भी है। इसका कुछ उदाहरणों के साथ हम विवेचन करेंगे भी। कुछ भाषाओं की लिपि भी देवनागरी ही है, जिनमें संस्कृत, हिंदी, मराठी, बोर्डो, डोगरी, सिंधी, नेपाली ये सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। लिपि को लेकर आचार्य विनोबा भावे ने ये कहा था कि सभी भारतीय भाषाएं यदि देवनागरी में लिखी जाएं तो इससे भाषाई सौहार्द भी कायम होगा और राष्ट्रीय एकता भी सुदृढ़ होगी। देवनागरी की तो ये विशेषता है कि जैसा उसे लिखा जाता है वैसा ही उसे पढ़ा जाता है। यानी कि बोलने की दृष्टि से भी इसमें एकाद अपवाद को छोड़कर कोई उस तरह का संभ्रम नहीं है, अत्यंत स्पष्टता है। एक चिन्ह और अक्षर का एक ही उच्चारण, एक चिन्ह और अक्षर का एक ही उच्चारण और एक उच्चारण के लिए एक ही अक्षर और चिन्ह, ये है देवनागरी की विशेषता। आज समस्या थोड़ी भिन्न है। कुछ लोग हिंदी को रोमन में लिखने का सुझाव दे रहे हैं और कुछ स्तरों पर यह हो भी रहा है। खास करके फिल्म जैसे माध्यम में जो स्क्रिप्ट या संहिता बनती है उसे पूरा रोमन में लिखा जाता है और सारे निर्देश यानी कि डायरेक्शंस वो भी अंग्रेजी में होते हैं, वो रोमन में भी नहीं होते। डायरेक्शन सारे अंग्रेजी में होते हैं और हिंदी स्क्रिप्ट रोमन में लिखी जाती है। तो कहा जाता है कि यही रूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस जगत में मान्य है, यानी फिल्मी दुनिया में। फिल्मी दुनिया से बाहर भी अब लिपि का यही रूप आ रहा है। अब देवनागरी को बचना होगा या खत्म होना होगा, ये तो समय तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि भाषा का वास्ता स्मृति और संस्कृति दोनों से होता है। कुछ सरोकार होते हैं शब्द के पीछे, उनकी कुछ ध्वन्यात्मक अनुगूंजें होती हैं जो हमारे भीतर बजती हैं। कागज़ पर लिखे जाने से पहले वे हमारी चेतना में, हमारे विचार में, हमारी भावना में लिखे जाते हैं और यही भाषा की अपनी विशेषता और खासियत होती है। रोमन लिपि के संदर्भ में उस समय सरस्वती में एक टिप्पणी दी गई थी, क्योंकि एक पत्र ने दंडकारण्य योजना को, चूंकि रोमन में लिखा था तो दंडकारण्य योजना को दंडाकरण लिखा था। उसी से प्रेरित होकर एक कविता सरस्वती में उस समय
सरस्वती, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी करते थे, सरस्वती में एक रचना छपी। पढ़न लगे मोहन इंग्लिश छापा, पढ़न लगे मोहन इंग्लिश छापा, माई जसोदा ममा बुलावत बाबा नंद को पापा। पढ़न लगे मोहन इंग्लिश छापा। लकी सीतारामैया पत्रन में पढ़ियो सितारामैया, सीतारामैया नाम था। लकी सीतारामैया पत्रन में पढ़ियो सितारामैया, राजगोपालाचार्य हुई गए राजगोपला करया। पत्नी हो गई पटनी, पत्नी हो गई पटनी, पत्नी को पटनी कर बाँचो। पढ़ा उसको उस तरह से। पति जू वह गए पाटी, बुद्धि वह गई बुढ़ी उनकी, मति हो गई माटी। मति हु वह गई माटी, चुटिया पढ़त हिया सकुचाने, चुटिया पढ़त मन ही सकुचाने, चमर चमार सुनाई, सूर दंड का रण्य योजना दंडाकरण बताई। तो सूर की ये रचना नहीं है, लेकिन जिस भी कवि ने इसे रचा उसने छाप लगाई कि सूर दंडकारण्य योजना दंडाकरण बताई। अब इस रचना से ये स्पष्ट हो रहा है कि पत्नी, पति, बुद्धि, मति, चुटिया, चमर, ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द हमारी अपनी धरती, अपनी संस्कृति से जुड़े शब्द हैं। देश के अपने नाम, स्थान आदि की पहचान शब्दों से होती है, संस्कृति की पहचान शब्दों से होती है, और शब्दों से संस्कृति पहचानी जाती है, और लिपि उसका आधार है। इसलिए इस रचना को यहाँ प्रस्तुत करने का आशय यही था कि लिपि का अपना महत्व कितना है, क्योंकि लिपि से उस संस्कृति से जुड़े शब्द जब उच्चारण में आते हैं, तो अगर संस्कृति से व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं है तो कैसा पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ये स्पष्ट हो रहा है। संस्कृति भाषा में बोल रही होती है। जब हम ये कहते हैं तब इस सत्य को मराठी भाषा के ही एक वाक्यांश से, उसमें आए एक शब्द से बहुत स्पष्ट समझा जा सकता है। मराठी में कहा जाता है तिला दिवस गेलेले। अब यहाँ दिवस का स्पष्ट अर्थ है कि स्त्री गर्भवती है, उसने कंसीव किया है। अब अगर अर्थ के रूप में इसे प्रयोग करें तो देखें कि दिवस का और गर्भवती होने का कोई भी अर्थ के रूप में संबंध नहीं है, लेकिन तिला दिवस गेलेले ये वाक्य मराठी में कहते ही सामने वाला ये समझ जाता है कि स्त्री गर्भवती है या उसने कंसीव किया हुआ है। यहाँ दिवस का शाब्दिक अर्थ तो दिन है, लेकिन नहीं है, इस संदर्भ में नहीं है। लेकिन मराठी में ही एक अलग अर्थ में अगर ये वाक्य प्रयोग होता है कि आज दिवस फार छान गेला, यानी आज दिन बहुत अच्छा बीता, तो उस रूप में वो प्रयुक्त होगा। इसीलिए संदर्भ में भी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संदर्भ में जब दिवस अपने दिन के अर्थ में प्रयुक्त होगा तो उसका संदर्भ अलग होगा। तो यही बात है कि संस्कृति किस तरह से बोलती है, और कभी कभी मजाक के लिए यही वाक्य मराठी में बोलते बोलते सहज रूप से हास परिहास के लिए ये वाक्य की साहेबान बरोबर काम करताना दिवस कधी गेले काही कळलंच नाही। अब यहाँ सीधा आशय यही है कि उनके साथ काम करते हुए दिन बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन हास परिहास के लिए इस दिवस का संदर्भ उससे जोड़ने पर एक अलग ही अर्थ वहाँ निकलता है। भाषा के संदर्भ में एक और बात महत्वपूर्ण है, और वो है शब्द की सीमा। क्योंकि शब्द की सीमा है, सीमित हैं शब्द, लेकिन संख्या के स्तर पर यदि वे सीमित हैं तो अर्थ के स्तर पर वे उतने सीमित नहीं हैं। क्योंकि अपनी ही एक कविता में इसे हमने कहने का प्रयास किया है कि शब्दों की सीमा निश्चित है, शब्दों की सीमा निश्चित है, व्याख्याओं का अंत नहीं है। क्योंकि एक ही शब्द के कई कई अर्थ उसी भाषा में होते हैं, और अन्य भाषाओं में उसी शब्द के अलग अर्थ भी
हो सकते हैं। तो शब्दों की सीमा निश्चित है, व्याख्याओं का अंत नहीं है। भाषा से बेहतर कोई अभिव्यक्ति का पंथ नहीं है। शब्दों की सीमा निश्चित है, व्याख्याओं का अंत नहीं है। भाषा से बेहतर कोई अभिव्यक्ति का पंथ नहीं है। भाषाओं के प्रांगण में आते जाते शब्द विचरते। भाषाओं के प्रांगण में आते जाते शब्द विचरते, कहीं फुदकते, कहीं है रोते, कहीं फुदकते, कहीं है रोते, मिलते जुड़ते और निखरते। तो जब शब्द आपस में मिलते हैं, दो भाषाओं के बीच भी मिलते हैं, तो कभी कभी उन भाषाओं में उन संस्कृतियों के मेल के कारण वे अपना अर्थ भी बदलते हैं और कभी कभी अपना स्वरूप और आकार भी बदलते हैं। उसके भी कुछ उदाहरण हिंदी और मराठी और उर्दू के संदर्भ में हम यहाँ देने का प्रयास करेंगे। सभी भाषाओं के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे असमी भाषा। जैसा हमने कहा कि वे अपना अर्थ भी बदलते हैं, अपना रूप बदलते हैं और कभी कभी वे अपने नाम के साथ ही किसी दूसरी भाषा से आते हैं। ये है कि सभी भाषाओं के उदाहरण इस संदर्भ में दिए जा सकते हैं। जैसे असमी भाषा, जिसे असमिया भी कहते हैं, असम शब्द मंगोल भाषा का है और जिसका अर्थ होता है अपराजेय या अपराजित। अब जिस भाषा का नाम है उस भाषा का ही वो शब्द नहीं है। ये भाषा का चमत्कार है, इसीलिए शब्द विचरते हैं, आते हैं, जाते हैं। उर्दू शब्द मूल रूप से तुर्की भाषा का है और जिसका अर्थ है छावनी या लश्कर। मराठी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस भाषा में भी हिंदी, संस्कृत और उर्दू शब्दों का बड़ी संख्या में प्रयोग हुआ है और उसका कारण ये है कि जैसा कहते हैं कि कभी कभी भाषा राजाश्रय पाकर फलती फूलती है और वो आगे बढ़ती है। तो ये भी कारण रहा है कि दो संस्कृतियों के मेल के साथ साथ भाषाओं का भी मेल हुआ और यही कारण है कि संस्कृत और हिंदी के साथ साथ मराठी में उर्दू शब्दों का भी बड़ी संख्या में प्रयोग हुआ है। वे शामिल हुए हैं, कभी उसी रूप में और कभी अपने स्वरूप को बदलते हुए। कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ मराठी में भिन्न है, जैसे संसार मराठी में गृहस्थी है और उसका उच्चारण भी संसार है। तो मराठी में गृहस्थी है और हिंदी में विश्व या जगत। हस्ताक्षर मराठी में लिखावट है और हिंदी में दस्तखत यानी अंग्रेजी में सिग्नेचर। साक्षात्कार मराठी में बिल्कुल अलग ढंग से यह प्रयुक्त होता है। साक्षात्कार मराठी में ईश्वर दर्शन के संदर्भ में भी है और हास परिहास को लेकर भी त्याला मोठा साक्षात्कार झालेला दिसतोय, ये कहते ही कई बार सिर्फ उच्चारण से भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। किस तरह से बोला जा रहा है, जैसे यहाँ हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि यदि हम ये कहते हैं कि हम और आप, यानी यहां और का अर्थ है तथा, हम तथा या, तो या एंड अंग्रेजी में हम कहें तो हम और आप। अब हम कहें कि आप और लेंगे क्या, अब इस और लेंगे क्या उच्चारण के साथ ही ये भाव बदल गया। यहां उसका आशय अधिक से है, मोर, कि आप अधिक मांग रहे हैं क्या, अधिक लेंगे क्या। और एक और उच्चारण, नहीं नहीं ठीक नहीं लगता, किसी और से कराओ। अब यहां किसी और से कराओ का अर्थ हो गया कि कोई दूसरा आदमी चाहिए। तो सिर्फ उच्चारण मात्र से, कहने के ढंग से ही शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मराठी के संदर्भ में कि हिंदी में साक्षात्कार इंटरव्यू के संदर्भ में है, भेंट वार्ता के संदर्भ में है, जिसे मराठी में मुलाकात, वो मुलाकात भी नहीं है, वो उर्दू से आया लेकिन मराठी में प्रयुक्त होता है मुलाकात। इसी तरह से अस्वस्थ मराठी में बेचैनी के संदर्भ में है लेकिन हिंदी में बीमारी के संदर्भ में है। और भी कई शब्द हैं जो कि
अंतर के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर इतने अधिक दूरी पर हैं। सहवास। सहवास शब्द मराठी में साथ मिलने, बैठने, टुगेदर का अर्थ देता है, सानिध्य का अर्थ देता है। लेकिन हिंदी में सहवास रति प्रसंग के संदर्भ में है। तो कभी कभी अर्थ में इतनी भिन्नता होती है। कुछ उर्दू शब्दों के उदाहरण भी मराठी के संदर्भ में यहाँ देना उचित प्रतीत होता है। साद शब्द है। मराठी में साद शब्द का प्रयोग भी पुकार के अर्थ में ही है। साद घालताना, पुकारते हुए, साद घातली, पुकारा। और ये उर्दू में सदा के रूप में प्रयुक्त होता है। उसका अर्थ भी वही है जो कॉल के संदर्भ में है। सिफारिश मराठी में शिफारस हो जाता है। मैयत मराठी में बोलचाल में मैती हो जाता है। माजी मराठी में ज के उच्चारण को ज करते हुए माजी हो जाता है। अर्थ एक ही है। अतीत। अतीत के अर्थ में ऐसे अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं उर्दू के संदर्भ में। अब यहाँ जो हमने पहले जिस प्रसंग की चर्चा की कि भाषा कहाँ जन्मती है, कहाँ उसका नाम पड़ता है, तो उर्दू के संदर्भ में शम्स उलेमा मोहम्मद हसन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उर्दू का दरख्त अगरचे संस्कृत और भाषा की ज़मीन पर उगा, उर्दू का दरख्त अगरचे संस्कृत और भाषा की ज़मीन पर उगा, मगर फारसी की हवा में सरसब्ज हुआ। यानी उसे शब्द की संपदा जो मिली वो बहुत सी फारसी से भी मिली, अरबी से भी मिली, और यहीं संस्कृत और हिंदी के साथ उच्चारण बदलते हुए उसे कुछ शब्द मिले। उदाहरण के लिए अगर हमने कहना है तो जैसे चंद्र से चांद हुआ, सूर्य से सूरज हुआ, आकाश से आसमां हुआ, अग्नि से आग हुआ, कमल से कमल हुआ। ऐसे तमाम शब्द हैं जो उर्दू में आप उसे सरलीकरण भी कह सकते हैं और भाषा की अपनी, जिसको कहना चाहिए कि भाषा का अपना गठन होता है, तो वो भी कह सकते हैं। भाषा का संबंध चूंकि पहले बोलने से आता है और बाद में लिखने से, क्योंकि हम पहले बोलना सीखते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो बोलता है, और वो बोलता भी कैसे है कि वो ध्वनियों से कुछ शब्दों को प्राप्त करता है। तो भाषा का संबंध चूंकि पहले बोलने से आता है और बाद में लिखने से, और ये समय तो माध्यमों के वर्चस्व का समय है, जहाँ 24 घंटे बोला जा रहा है। 24 घंटे बोला जा रहा है। अब उसके बोलने में कितनी सार्थकता है और कितनी उपयुक्तता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन 24 घंटे बोला जा रहा है और इस बोलने में भाषा और शब्द कभी कराहते नजर आते हैं तो कभी खोते जान पड़ते हैं। यहाँ भी कुछ उदाहरण हम देना चाहेंगे, जैसे कि हम हिमपात या हिमवर्षा भूल ही गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप केवल बर्फबारी सुनेंगे, न तो हिमवर्षा है और न हिमपात है। अब अपहरण मीडिया से अपहृत है। अब केवल आप अगवा सुनेंगे, अपहरण कहीं आपको सुनाई नहीं देगा। हुतात्मा तो है ही नहीं, हुतात्मा है ही नहीं, शहीद है। और बलिदान का माध्यम कब का बलिदान कर चुके हैं। अब वो प्रयोग ही नहीं होता। शहादत, बलिदान कोई नहीं कहता, शहादत कहता है। तो इस तरह से कुछ शब्द माध्यमों में लोप भी हो रहे हैं, जो कि अनुवाद करते समय शब्द कौन सा कहाँ उपयुक्त होगा, क्योंकि भाषा का अपना सौंदर्य भी है। अगर वाक्य रचना लंबी है और हिंदी शब्दों का ही उसमें प्रयोग है, ऐसी जगह पर अचानक कोई उर्दू का शब्द अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो भाषा का सौंदर्य कहीं न कहीं समाप्त होता है। या अगर भाषा में हिंदुस्तानी का बहुतायत में प्रयोग है और उसमें कहीं एक संस्कृत निष्ठ हिंदी का शब्द हम अनुवाद में डालते हैं तो वहाँ भी भाषा का सौंदर्य बाधित होता है। नगर एक शब्द है, नगर समा चुके हैं शहर में। अब नगर कोई नहीं कहता, शहर ही कहा जाता है। इतना ही नहीं, कर्मचारी,
कर्मचारी है। ये एक बड़ी विडंबना है कि कर्मचारी कोई नहीं कहता, कर्मचारी अधिकतर आप माध्यमों में सुनेंगे। और आशंका तो रही ही नहीं, सबोर विपरीत में भी संभावना प्रबल है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनका बिना उस अर्थ नहीं बल्कि उस मर्म को जाने प्रयोग हो जाता है। अब बात आती है संवाद की। भाषाओं का परस्पर संवाद यानी अनुवाद। अभी तक हम व्यक्ति के संवाद की बात भी कर रहे थे, तो भाषाओं का परस्पर संवाद ही अनुवाद है। और यहां भी हम एक कविता का उदाहरण देना चाहेंगे कि भाषा के सौंदर्य को दर्शाता अनुवाद है। भाषा के सौंदर्य को दर्शाता अनुवाद है, दो भाषाओं का आपस में ये प्यारा संवाद है। किसी भी देश या समाज की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान और विज्ञान की संपदा वहाँ की भाषा और साहित्य में संचित होती है। और उसके प्रसार और विस्तार का एकमात्र माध्यम अनुवाद है, आदान प्रदान है। हिंदी को समृद्ध करने में अन्य भाषाओं से अनुदित साहित्य का योगदान न केवल साहित्य तक सीमित है, बल्कि परंपरा, व्यापार, व्यक्तित्व, विकास, रोजगार आदि के क्षेत्र में भी उसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत भाषाओं की जननी है और हिंदी, मराठी व अन्य कई उसकी दुहिता हैं। संस्कृत के लगभग सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों का न केवल हिंदी में बल्कि कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद कर भारत की वैदिक परंपरा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। भारतेंदु बाबू ने श्री हर्ष कृत रत्नावली नाटिका का अनुवाद 1868 में किया, जो कि अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है। कवि कृष्ण रचित प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद सन 1872 में प्रकाश में आया। भास के स्वप्न वासवदत्ता, शूद्रक के मृच्छकटिकम, कालिदास के ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम आदि का अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में और विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी अपनी शैली में किया है। रांगे राघव ने ऋग्वेद की क्लिष्ट ऋचाओं का हिंदी अनुवाद किया। भारतीय भाषाओं की लगभग सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी में अनुदित हो चुकी हैं और हो रही हैं। शरत चंद्र का समग्र साहित्य हिंदी में अनुदित हो चुका है। विशेष रूप से उनके उपन्यास देवदास, श्रीकांत, परिणीता बहुत सराहे गए। देवदास पर तो अब तक लगभग 10 फिल्में भी बन चुकी हैं। विमल मित्र के लगभग सभी उपन्यास, मुजरिम हाजिर है, खरीदी कोड़ियों के मोल, रोकड़ जो मिली नहीं, कौन, उसकी आंखें, सुरसतिया आदि सारे के सारे उपन्यास हिंदी में उपलब्ध हैं। ताराशंकर बंदोपाध्याय का गणदेवता, बंकिम बाबू का आनंदमठ, आशापूर्णा देवी और महाश्वेता देवी दोनों के ही उपन्यास और साहित्य सुधी पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मराठी साहित्य की एक वैभवशाली सांस्कृतिक परंपरा है और ये परंपरा न केवल गतिमान है बल्कि हिंदी अनुवाद के माध्यम से विस्तारित भी हो रही है। संपूर्ण सावरकर वाङ्मय हिंदी में अनुदित होकर 8 खंडों में प्रकाशित है। विजय तेंदुलकर के लगभग सभी नाटक, सखाराम बाइंडर, घासीराम कोतवाल, पंछी ऐसे आते हैं आदि का अनुवाद इलाहाबाद के केशव चंद्र वर्मा ने किया है। महाराष्ट्र से इलाहाबाद की दूरी आप देखें, भाषा का प्रवाह और भाषा की यात्रा को आप देख सकते हैं। अन्य नाटक भी यथा शांतता कोर्ट चालू आहे, कन्यादान, कमला वो भी अनुदित हैं। और यहाँ ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी अभी हमने भी पाहिजे जातीचे, जो कि विजय तेंदुलकर का नाटक है, उसका हिंदी अनुवाद जाति ही पूछो साधु की के नाम से किया है, जो कि वाणी प्रकाशन से आया है। इसके अलावा भी विष्णु भट्ट गोडसे की माझा प्रवास का अनुवाद भी हमारे द्वारा किया गया है, जो मेरी यात्रा के नाम से नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। शिवाजी सावंत के मृत्युंजय के अब तक 40 से भी अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और मराठी का दलित साहित्य और कविताएं लगातार हिंदी में अनुदित हो रही हैं।
वर्तमान में मराठी से हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में पुणे के डॉक्टर दामोदर खड़से का नाम उल्लेखनीय है। आपने बलूत, रामनगरी, पराया, भूले बिसरे दिन, झुंड, बारोमासा, मनसर्जन जैसी कई कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में हमसे अनुवाद को लेकर ही एक साक्षात्कार हमने निशिकांत ठकार जी का किया था और निशिकांत ठकार जी ने भी अनुवाद के क्षेत्र में बड़ा व्यापक कार्य किया है। डॉक्टर दामोदर खड़से के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि उनकी अपनी कहानियों, कविताओं का भी अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है और गुजराती, कन्नड़ इन भाषाओं में उनका साहित्य अनुदित है, जिसमें उपन्यास, कथा संग्रह, कविताएं सभी शामिल है। सूर्य नारायण रणसुबे, अशोक कामत, डॉक्टर गोरख थोरात, डॉक्टर गजानन चौहान, डॉक्टर स्मिता दात्ये के नाम भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में बहुत काम किया है और भी कई अन्य नाम हैं पूरे महाराष्ट्र में। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराष्ट्र में मराठी से हिंदी में अनुवाद का विपुल काम हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ को ये श्रेय जाता है कि सभी भारतीय भाषाओं की पुरस्कार प्राप्त रचनाएं और लेखक हिंदी में अनुदित कराकर पाठकों के लिए उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। कन्नड़ साहित्य में मस्ती वेंकटेश अयंगर का चक्कवीर राजेंद्र, शिवराम कारंत का पगले मन के 10 चेहरे, UR अनंत मूर्ति का भव भी हिंदी में लोकप्रिय है। उड़िया साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक गोपीनाथ मोहंती का उपन्यास माटी मराल को उड़िया के ग्रामीण जीवन का गौरव ग्रंथ माना जाता है और इसे गद्य का महाकाव्य भी माना जाता है। आज हिंदी में उपलब्ध है। यह एक बात थोड़ी विचारणीय है कि जिस मात्रा में अन्य भाषाओं का साहित्य हिंदी में अनुदित होता है, उस मात्रा में हिंदी का विपुल लेखन अन्य भाषाओं में भाषांतरित नहीं होता। और इसका उत्तर भी बहुत सहज है कि किसी भी भाषा का साहित्यकार पूरे भारत में, सामान्य लोगों की बात नहीं है, लेकिन जो साहित्यकार है, जो लोग लिखते पढ़ते हैं, वे कहीं भी हिंदी से अपरिचित या अनभिज्ञ नहीं हैं। वे बेहतर हिंदी समझ भी लेते हैं, देवनागरी पढ़ भी लेते हैं। इसलिए ये सहज रूप से हो सकता है कि चूंकि वे उस भाषा को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसलिए भी शायद हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद की मात्रा कम है। सिर्फ भारतीय भाषाएं ही क्यों, विदेशी भाषाओं का साहित्य भी हिंदी में उपलब्ध है। शेक्सपियर के लगभग सभी नाटक, हैमलेट, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर, सभी का अनुवाद हिंदी में हो चुका है। और हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर का अनुवाद तो रांगे राघव कर चुके हैं और शायद अभी भी वो परंपरा हो कि कुछ अपने अपने संदर्भों में मंच पर प्रस्तुति की दृष्टि से भी परिवर्तित कर कुछ अनुवाद हो रहे हों। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी को परिभाषित करने वाले एडगर एलन पो की कहानियाँ, हेमिंगवे की कहानियाँ हम हिंदी में अब पढ़ सकते हैं। चेखव को हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन, तहमीना दुर्रानी भी हिंदी में उपलब्ध हैं। रूसी रचनाकार टॉलस्टॉय का वार एंड पीस, मैक्सिम गोर्की का मदर और जैसा कि हमने कहा कि चेखव की रचनाएं हम न केवल हिंदी बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। किसी भी भाषा के लेखन, अनुवाद, अध्ययन और अध्यापन में परिवेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो उल्लेख हमने शुरू में भी किया कि परिवेश प्रकारांतर से संस्कृति ही है और उसी परिवेश के हिसाब से भाषा के अर्थ भी गढ़े और कहे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि हिंदीतर प्रदेशों की बात तो दूर, हिंदी प्रदेशों में ही लोक भाषा और बोलियों के शब्दों को समझना, उनके अर्थ जानना इस समय तो मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द लोक बोलियों और भाषाओं के हैं जो उस समय उनके व्यवसाय से जुड़े हैं। कबीर के अनेक शब्द, कबीर की रचनाओं में, रैदास की रचनाओं में ऐसे कई शब्द मिलेंगे आपको जो उनके व्यवसाय से भी जुड़े हैं या उस वक्त वो प्रचलन में वहाँ की बोलियों में हैं। लेकिन चूंकि लोक भाषा के शब्दकोश भी उस मात्रा में कम उपलब्ध हैं, इसलिए लोक भाषा को
उन अर्थों को समझने में भी बहुत बार बहुत परेशानी होती है, जैसे कि कहावतों और मुहावरों के संदर्भ में। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि निशिकांत ठकार जी से बात करते वक्त एक बार हमने कहा कि सबसे अधिक दिक्कत आपको कहाँ अनुभव होती है, तो सबको अनुभव होती है वो है, उन्होंने उत्तर दिया था, हमने एक प्रश्न किया था कि नाकानी कांदे सोलने, इसका हिंदी में क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा वाकई समस्या है, शायद महाराष्ट्र में प्याज ज़्यादा होती है इसलिए कहावत बन गई होगी, लेकिन हिंदी में उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि हम टेढ़ी खीर कहें तो टेढ़ी खीर को मराठी में हम वाकड़ी खीर नहीं कह सकते। तो ज़्यादातर मुहावरों कहावतों का अनुवाद करते समय सबसे अधिक परेशानी होती है। और जो पहला वाक्य हमने कहा था कि रेत से तेल निकालने सा दुश्वार और तलवार की धार पर चलने सा खतरनाक, वो यही साबित होता है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि जब उन्होंने अरुण कोल्हटकर जी की अंग्रेजी कविता का अनुवाद किया तो कोल्हटकर जी ने उनसे कहा कि आप मुझे वो भेजिए और सुनाइए, क्योंकि वो जो हमने प्रयोग किया था कि तलवार पर की धार पर चलने सा दुश्वार खतरनाक, तो यहाँ उनको वो अनुभव हुआ। और उन्होंने जब कोल्हटकर जी को फ़ोन किया, वो उनसे मिलने गए और कोल्हटकर जी ने कहा कि नहीं, आप मुझे वो रचना सुनाइए, मैं पढ़ना नहीं चाहता, बाँचना नहीं है, सुनना है कि वो ध्वनि कैसी लगती है उस कविता की अनुदित होने के बाद। तो यहाँ वो समस्या और यहाँ उस अनुवाद की गंभीरता सामने आती है कि अनुवाद उतना सहज नहीं है जितना समझ लिया जाता है। तो आज जबकि हिंदी की बोलियाँ यथा ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, हल्बी, मालवी, छत्तीसगढ़ी और भी तमाम लगभग मध्य प्रदेश में ही छोटी बड़ी मिलाकर 27 भाषाएं बोलियाँ बोली जाती होंगी। महाराष्ट्र में भी कम से कम 12-15 बोलियाँ तो हैं ही, और उन बोलियों के शब्दों को समझना उतना आसान नहीं रह जाता। तो खास करके इन सारी बोलियों का पद्य साहित्य बहुत ही समृद्ध है और रोचक भी है। जो बात कभी कभी भाषा में नहीं कही जा सकती वो बोली में बहुत सहजता से कही जा सकती है। एक उदाहरण हम यहाँ देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक बड़े बुजुर्ग आते थे कवि, कृष्ण कवि, तो उन्होंने बोलते बोलते कहा, हमने उनसे पूछा लोक भाषा में ही, बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली है, हमने उनसे पूछा कि बब्बा आप आए नहीं हैं बहुत दिनों से, आप बहुत दिनों से आए नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ तना उलझ गए थे, थोड़ा मैं उलझ गया था। क्या कारण, क्या बताया कि बहू को आचर पकोतो, आचर पकोतो में जो गरिमा है, शब्द में जो मर्यादा है, वो ब्रेस्ट में फोड़ा हो गया में नहीं है। आचर पकोतो में वहाँ की जो अभिव्यक्ति है वो बात समझ में तो आती है, लेकिन कभी कभी लोक भाषा में भी कितनी गरिमा है, इसीलिए विशेष कर हमने ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। आज हिंदी अपने रूप और स्वरूप में जिस जगह पर है वहाँ लोक भाषा के शब्द न के बराबर हैं, ये एक समस्या है। और बोलने के स्तर पर अंग्रेज़ी और उर्दू शब्दों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रयोग बढ़ गया है, क्योंकि लोक भाषा के शब्दों के प्रयोग को अब तथाकथित बुद्धिजीवी या कहना चाहिए कि स्तरीय नहीं माना जाता, और इस कारण अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग भी संभवतः बढ़ गया है। और उसके पीछे शायद अन्य कारण भी हो सकते हैं। प्रचार और प्रसार के स्तर पर देखें तो हिंदी राष्ट्रीय सीमा को पार कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है, विदेशों में पढ़ाई जा रही है, और व्यवहारिक स्तर पर अपने ही देश में देखें तो ये सोचना होगा कि हिंदी को एक ऐसी भाषा भी नहीं रहने दिया जा रहा है जिससे किसी का कोई भी छोटा से छोटा काम भी फंसता हो, अड़ता हो। हिंदी अगर आपको नहीं आती तो आपका काम कहीं रुकने वाला नहीं है। ये एक पूरी तरह से धारणा न केवल बन चुकी है बल्कि व्यवहारिक जगत में भी हम देखते हैं। विशेषकर जिस स्तर पर हमें अपने रोज़गार के अवसर ढूंढने हैं, जिस स्तर पर हमें मीडिया में काम करना है, जिस स्तर पर हमें अन्य वर्गों में बातचीत करनी है, तो हिंदी से किसी का काम अड़ता हुआ नज़र नहीं आता। हिंदी के प्रति ये एक उदासीनता भी हो सकती है। दूसरी ओर
व्यापार जगत, कला जगत और अन्य समाज और राष्ट्र इसी हिंदी से अपने हित, स्वार्थ, वैभव और ऐश्वर्य को कमा रहे हैं, इसी हिंदी से, और उसे पूरा करते हैं अपने अपने स्तर पर। फिर इसे उसी तरह छोड़ देते हैं जैसे कोई मुसाफिर अपना ठिकाना आने पर सहयात्री को छोड़कर उतर जाता है, बिल्कुल अपरिचित की तरह। वैसा ही व्यवहार लगभग हिंदी के साथ भी देखने में आता है। संवैधानिक स्तर पर अगर हम बात करें तो 1967 के संशोधन के बाद राष्ट्रभाषा तो क्या, राजभाषा बनने की संभावनाएं भी लगभग समाप्ति पर हैं, धूमिल हो चुकी हैं। इस भाषा की अपनी सहजता, लेकिन ये ज़रूर कहना होगा कि इस भाषा की अपनी सहजता, सरलता और स्वीकार्यता, सर्वग्राह्यता है, वो इसका सामर्थ्य है जिसके बलबूते पर ये जनमन की भाषा है। और विश्वास है कि साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में इसकी व्याप्ति ही इसे जन समर्थन दिलाएगी। ये अवसर था कि आज इस डॉक्टर विजया अनुवाद स्मृति व्याख्यान माला में हमें भी अपनी बात रखने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ। हम आभारी हैं शब्द सृष्टि के और डॉक्टर मनोहर के, और ये क्रम जारी रहेगा। इससे न केवल भाषा समृद्ध होगी, बल्कि जैसे जैसे ये व्याख्यान हमारे सामने आएंगे वैसे वैसे एक अलग विचारों में, और ख़ास करके जो अनुवाद कर रहे हैं लोग, शायद उन्हें भी इन व्याख्यानों से कुछ लाभ हो सके। हम एक बार फिर अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।